बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीपीएससी के पास्ट पेपर्स मैंने आपको शेयर किए थे। उसका जो पार्ट 1 है इसका मैंने कल टेस्ट रखा था। आपको बताया था जो हमने इंग्लिश ग्रामर का आपको लेक्चर दिया था, साथ हम ऐसे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके साथ-साथ ये पास्ट पेपर जो हमने डेली एक पार्ट किया करना है। तो पहले पार्ट में मेरे पास 400-500 क्वेश्चन मैंने आपको ऐड किया था, इसमें सारे सब्जेक्ट शामिल थे। तो आपको मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स का पार्ट जो है मैं आपको सॉल्व करके शेयर कर दूँगा। उसके बाद हम पास पेपर्स का पार्ट 2 आ जाएगा, तो पार्ट 2 हम अगले लेक्चर के साथ डेली एक पार्ट पास्ट पेपर्स का भी साथ याद किया करेंगे और साथ हम अपने लेक्चर्स भी लेकर चलेंगे। तो मैथ का पोर्शन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास है, कहता है जी इफ 1/5 ऑफ कीबोर्ड्स आर नॉट वर्किंग। क्या कहता है जी, कोई कीबोर्ड्स है, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। उसका जो 1/5 हिस्सा है वो नॉट वर्किंग है, वो खराब है। आउट ऑफ टोटल कीबोर्ड, आप टोटल कीबोर्ड कितने हैं? 3000 उसने बता दिया, ठीक है। पहले नहीं बताया था, अब हमें पता चल गया है। टोटल आपके पास 3000 है। हाउ मैनी कीबोर्ड्स आर वर्किंग, टोटल बताएं जी, सही कितने हैं? 1/5 गलत है, तो सही कितने हैं? अब देखिए जो आपका पास होता है ना जी, ये जो आपके पास पार्ट ऑफ होल होता है, किसी भी चीज़ को जब आप तकसीम करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, फॉर एग्जांपल आपके पास ये केक है, छोटे चौथी पाँचवीं या बल्कि नर्सरी वन के बच्चों को हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एक केक है, ठीक है। ऐसे हम केक को ऐसे काट देते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ कि इसके टोटल हमने कितने हिस्सों में इसको तकसीम किया। तो बच्चा गिनता है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल टोटल हमने इसको 8 हिस्सों में तकसीम करता है। तो हम फिर टीचर उसको बताती है, बताओ बेटा जिसके टोटल हिस्से जो हैं वो हम बट्टे के ऊपर लिखते हैं कि नीचे लिखते हैं? वो कहता है टीचर इसको नीचे लिखते हैं। तो इसका टोटल हिस्से आपके पास 8 है। फिर वो टीचर क्या करती है, उसको एक हिस्सा कलर कर देती है। तो कहती है बताओ बेटा इसमें जो है ना जी, आपका जो कलर्ड पोर्शन कितना है? तो बच्चा क्या कहता है, मैडम इसमें एक हिस्सा कलर्ड है, 8 इसका टोटल है, तो 1/8 इसका आ गया जी कलर्ड पार्ट, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन पूछती है कि बताएं जी इसके जो व्हाइट पार्ट है वो उसका पोर्शन कितना है? तो बच्चा गिनता है जी, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, और इसमें से 7 जो है ना वो आपके पास है व्हाइट है, ठीक है। तो 7/8 आपके पास व्हाइट का पोर्शन आ गया, और 1/8 आपके पास क्या आ गया जी, आप कलर का पोर्शन आ गया। या फॉर एग्जांपल ऐसे टीचर कहती है, 2 को ऐसे कर देती है, 2 को कलर कर देती है, तो कहता है जी बताओ जिसका कलर्ड पोर्शन कितना है? तो वो बोलता है जी 2/8 इसका कलर्ड पोर्शन है। मीन्स के जो आपने किसी भी चीज़ के जब अपने हिस्से किए होते हैं, उसमें जब आप क्या कहते हैं, देखें ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है, अगर अगर बच्चा 2 हिस्से कलर करके 2/8 कर देते हैं, जब उसके 2/8 उसके कलर्ड है ना, तो जो उसके व्हाइट है ना वो ऑटोमेटिक 6/8 पीछे रह जाते हैं। मीन के टोटल हिस्से उसके 8 हैं, उसमें से अगर 2 उसके आपके पास कलर्ड हैं, तो बाकी आपके पास 6 अनकलर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर जब आपने 3000 कीबोर्ड के 1/5 देखते हैं, इसका मतलब है कि 3000 को हमने टोटल 5 हिस्सों में तकसीम किया है। टोटल हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है, उसमें से जो 1/5 है वो हमारे पास खराब है। अगर 1/5 मेरे पास खराब है, तो ठीक, मेरे पास 4/5 होंगे। टोटल मेरे पास 5 है ना, तो 5 में से 1 खराब आ गया, पीछे मेरे पास 4 बच गए, ठीक है। तो इसके जो सही काम कर रहे हैं वो आपके पास 4/5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4/5 ऑफ 3000, ये हमारा असल क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे कंसेप्ट समझने में चाहे आप आधा घंटा लगा लें, लेकिन पेपर में आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने का जब तक आपको कंसेप्ट का पता नहीं होगा, आपको मैक्सिमम इस क्वेश्चन के लिए आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट ही होगा। 1 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। बल्कि इसके लिए आप 40-45 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, जैसे ये क्वेश्चन आज आपने कहना है 1/5 आपके पास खराब है, इसका मतलब है 4/5 मेरे पास ठीक है। 4/5 टोटल कितने, 3000 है, तो 4/5 ऑफ 3000 मैंने निकालना है, ठीक है। आपका मतलब होता है ज़रब, 4/5 आपका मतलब ज़रब 7 आपके पास आ गया 3000, ठीक है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। 5 एक बार 5, 5 6 बार 30, तो मेरे पास आएगा 4 ज़रब 6 और 2 सिफर बच गए 600। तो 4 को 600 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 4 बार 24, ठीक है। ऐसे भी आपका हो जाएगा। या अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं टोटल आपके पास कितने हैं जी, 3000 हैं, हमने इसके 5 हिस्से किए हैं, तो 3000 को मैं क्या करूँगा, 5 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। तो 5 एक बार 5, 5 6 बार 30, 2 0 7 आ जाएंगे। इसका मतलब है एक हिस्से में मेरे पास आ गया 600, ठीक है। तो 600 इसमें से एक हिस्सा वो कहता है खराब है, तो 600 इसमें से खराब है, 3000 में से 600 खराब है, मेरे पास 2400 बाकी बच जाएंगे जो सही है। इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकालना था। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, if the principal amount is 1000 and there is rate of interest is 2% per year at the time period 3 year, what is the simple interest? अब simple interest का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ, वो हमारे पास होता है PR2।
एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT, ठीक है। अब PRT से क्या मराद है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट, T फॉर आपके पास आता है टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 1000 है, आपके पास आ गया 1000, ज़रब आपके पास रेट है, रेट आपके पास कितना है जी 2% है, तो 2% आपके पास आ गया रेट 2%, ठीक है। और टाइम आपके पास 3 साल है, तो आपके पास टाइम आ गया 3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2% का मतलब होता है बटा 100, ज़रब आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ये 2 0 के साथ कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमें पता है 60, तो इसका आंसर आपके पास 60 था, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 60 बनेगा 3 साल में 1000 रुपये के ऊपर, ठीक है। 2% है उसमें जो ना इंटरेस्ट रेट के साथ। अगला क्वेश्चन आपके पास था, 3 years ago the average age of a family of 5 member is 17 year। अब टोटल आपके पास 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज की हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। एवरेज मैंने इसको मैं अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, AM, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है जी, टोटल टोटल ओवर आपके पास होता है उसकी तादाद, टोटल ओवर तादाद, ठीक है। टोटल मीन का टोटल सम, जिसको ये एस एस ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन बराबर आ गया सम ओवर एन, ऐसे भी हमने याद किया था कि सम है तो इसका मजमूआ, एन हम कहते हैं इसकी तादाद को, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन कहता है जी जो आपके पास है, कहता है जी टोटल आपके पास फैमिली 5 मेंबर्स हैं, सम का हमें पता नहीं है, और इनकी जो आपके पास जो है ना जी, एवरेज अब आपके पास 17 है, एवरेज आपके पास 17 है, 17 उनकी एज उनकी एवरेज है। तो सम मेरे पास आ गया 17 5 बार 85 आ गया, एस मेरे पास आ गया जी 85, एस मेरे पास क्या आ गया 85 आ गया। ये 3 साल पहले की है, 3 साल पहले की है। अगर हम इस वक्त की हिसाब लगाएं तो 3 साल जो जो आपके पास 5 मेंबर्स हैं ना, ये पांचों मेंबर्स की 3 3 साल एज अब बढ़ चुकी है। देखिए ना, आपके पास ये एक बंदा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच बंदे हैं ना। अब 3 साल पहले की हम एज लेंगे, निकालें, इन सब को जमा करें, इन सब की एज का 3 साल पहले मजमुआ निकाला तो मेरे पास 85 आ रहा है। अब 3 साल गुजर गए हुए हैं। अब इस वक्त करंट में एज की बात करूं तो इसके भी 3 साल बढ़ गई, इसकी भी 3 साल बढ़ गई, इसकी भी 3 साल, इसकी भी 3 साल, मीन के 3 साल पहले की 85 है ना। तो इस वक्त जो है ना 3 3 साल सबकी एज बढ़ गई हुई है, ठीक है। तो ये 15 साल और इसमें ऐड कर दें, तो इस वक्त इन सब की एज कितनी आपके पास है, 15 इसमें ऐड कर लें, आपके पास आएगा 100। तो टोटल आपके पास कितनी एज इनकी बन गई, 100 साल बन गई सारी फैमिली की इस वक्त जिस हम इसको काउंट करें। अब क्या कहता है जी, अ बेबी वाज बोर्न एंड द एवरेज ऑफ द फैमिली इज स्टिल द सेम। क्या मतलब, कहता है जी एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन एवरेज अभी भी वही है, द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इन ईयर्स इज। कहता है जी एक बच्चा पैदा हुआ, अब इस कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये कितने हो गए, 6 मेंबर्स हो गए। अब ये मेंबर्स कितने हो गए, 6 हो गए। अब जब ये मेंबर्स 6 हो गए हैं तो कहता है जी एवरेज इनकी अभी भी वही है, 17 ही है। एवरेज इनकी अभी भी वही 17 ही है, ठीक है। अब पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास 3 साल पहले ये 5 मेंबर्स थे और इनकी एवरेज आपके पास 17 थी, सम हमने निकाला था 5 से। अब कहता है जी एवरेज इनकी 17 ही है, लेकिन ये चूंकि एक बेबी और पैदा हो गया, ये 6 मेंबर्स हो गए हैं। अब 17 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा आपके पास आ गया 6 7 बार 42, 4 6 एक बार 6 और 4 10, 102 साल। अब इनकी इस वक्त जो एज है सब की मिलकर 102 साल बन रही है, ठीक है। इस वक्त की बात है, प्रेजेंट ईयर वो बोल रहा है, प्रेजेंट एज, ठीक है। अब देखें, अगर हम बच्चे की एज को इसमें शामिल करें तो इन सब की एज बन रही है 102 साल। अगर हम बच्चे को शामिल ना करें तो इनकी एज बन रही है 100 साल, हमने भी निकाली है पहले, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चे की एज आपके पास 2 साल होगी, बच्चे की एज यहाँ पे कितनी है, 2 साल है, मीन के 2 साल पहले इसमें बच्चा इनमें ऐड हो गया था, ठीक है। समझ आएगा यहाँ पे जो बात वो आपको कंफ्यूज करने वाली है वो सिर्फ यही है कि 3 साल पहले की एज उसने पहले दी है। तो 3 साल पहले जब इनकी एवरेज थी तो आपके पास 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 17 को तो आपके पास आ गई थी 85, ठीक है। अब करंट की बात करें तो इन सब 5 के 5 लोगों की 3 3 साल एज बढ़ गई हुई है, तो ये आपके पास टोटल बन गई 100, ठीक है। अब ये छठा बच्चा इसमें ऐड करें तो कहते हैं 6 की अब एवरेज नहीं करें तो वो 17 ही रहती है, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करें 102 बनता है। तो जो 5 मेंबर्स की 100 साल है इस वक्त है, और बच्चा इसमें ऐड करें तो 102 बन जाती है, तो इसका मतलब बच्चा 2 साल का है। अगली है जी, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 यूनिट व्हाट इज द इट्स एरिया। अब ये जो आपके पास स्क्वायर है ना जी, आप कोई भी स्क्वायर हो या आप इसको बेसिकली हमने क्वाड्रिलेटरल से पढ़ा था। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 साइडों वाली बंद शक्ल, 4 साइडों वाली बंद शक्ल। अब वो 4 साइडों वाली बंद शक्ल अगर तो उसकी चारों साइडें बराबर हो तो आपके पास स्क्वायर बन जाती है, चारों साइडें बराबर हो तो स्क्वायर बन जाती है। अगर उसकी चारों साइडें बराबर ना हो, ऐसे आमने सामने वाली बराबर हो तो रेक्टेंगल बन जाती है,
ठीक है जी, रेक्टेंगल बन जाती है या रोम्बस बन जाती है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन जाती है, इस तरीके से। तो अब हम हमें उसने कौन सा दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है जी, जो है जी सुकेर दिया हुआ है, सुकेर सुकेर क्वेश्चन नंबर 301 पे। अब सुकेर में क्या होता है, सुकेर वो होता है ऐसी चार कोने वाली शक्ल होती है जिसके चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। उसमें एक साइड उसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर, उसने की क्या दी हुई है जी, 5 यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो उसके एक साइड की लंबाई 5 है, तो हमारी सुकेर जो होती है वो ऐसी होती है जिसकी चारों साइड एक जैसी होती हैं। अगर ये 5 है ना, तो ये वाले भी 5 है, ये वाले भी 5 है, ये वाले भी 5 है, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है हमें पता है, चार साइडों वाली बंद सर्कल का एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई 5 ज़रब 5 आपके पास आएगा 25। हम स्क्वायर का फार्मूला लहदा भी याद कर सकते हैं कि उसका जो आपके पास एरिया होता है वो आपके पास होता है जी उसकी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। कोई भी जो साइड दी है उसका मुरब्बा ले लें, 5 का मुरब्बा ले लें, 5 5 25 आ गया। लेकिन असल फार्मूला आता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, इसलिए हम इसको 5 ज़रब 5 ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू और 3 फ्रॉम द एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास ये होती है, ये आपके पास ऐसे होता है जी, ठीक है। ये आपके पास क्वाड किसे कहते हैं, क्वाड कहते हैं चार हिस्सों को, किसी भी प्लेन को। असल में ये हमारे पास क्या होता है, ये एक प्लेन होता है ऐसे, ये प्लेन है, कागज़ का जो टुकड़ा आपके पास है, इसको हम चार हिस्सों में से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्रॉस करती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, इसको हम कहते हैं ओरिजिन या वर्टेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे 0 0 होता है। ये जो आपके पास ओरिजेंटल लाइन होती है, आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स होती है, और इसके ऑपोजिट आपके पास माइनस एक्स होती है। और जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है ऊपर की तरफ वाई होती है, और इसके ऑपोजिट आपके पास क्या होती है, माइनस वाई होती है, ठीक है। अब क्या कहता है जी, इसमें ये बेसिकली आपका ग्राफ पेपर होता है ना, ऐसे इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे डब्बे से ऐसे बने होते हैं, ठीक है जी। ऐसे अगर हम इसको फुल ऐसे बड़ा करें ना, ऐसे फुल इनको बड़ा करें ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक आपके पास ये डब्बे से बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे डब्बे बन जाते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको जब हमने करना होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है जी। अब वो कहता है जी बताएं क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन आपके पास है जी, ये है जी आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये जो पॉइंट होता है ना जी, पॉइंट ऐसे लिखा हुआ 2 और 3, पॉइंट लिखा हुआ 2 3, ये पेयर लिखा होता है ना, इस पेयर में जो पहला होता है नंबर वो एक्स होता है और दूसरा आपके पास वाई होता है, ठीक है। पॉइंट में पहला आपके पास नंबर एक्स होता है, दूसरा आपके पास वाई होता है। अब हमने जब इस पॉइंट को हम इसके ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे ना, ये आपके पास एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये आपके पास वाई है, ये माइनस वाई है, ये आ गया 1 2 3 4 ऐसे। इधर भी जितने फासला जहाँ पर रखा है उतना ही फासला आपने ऊपर ऐसे रखना होता है, ठीक है जी। अब कहता है जी आपके पास पॉइंट है 2 और 3, 2 और 3 से मुराद है, पहले आपने 2 आपके पास एक्स वाला है, पहले एक्स होता है, तो पहले पे एक्स और 2, ये आपके पास एक्स पे आ गया, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से वाई पे आपके पास 3 है, तो 1 2 3, तो ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब आपने इसको इस तरफ को बढ़ा देना है, इसको आपने इस तरफ को बढ़ा देना है, तो असल में ये आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है 2 और 3, ये पी आपके पास पॉइंट बन गया, यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन गया, ठीक है जी। पॉइंट आपके पास यहाँ पे बन गया। अब कहता है ये जो आपके पास पॉइंट पी है ना, इसमें से बताएं इसका आपके पास एक्स एक्सिस से फासला कितना है, एक्स एक्सिस से फासला कितना है। अब देखें ये मेरे पास एक्स है, एक्स एक्सिस, इससे फासला इसका कितना है, 3 है, 1 2 3, ठीक है। और वाई से कितना दूर है, 2 पॉइंट दूर है, ठीक है। वाई के ऊपर कितना है, 3 पॉइंट वाई के ऊपर है, वाई से दूर कितना है, 2 पॉइंट दूर है। इसी तरीके से एक्स के ऊपर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, लेकिन एक्स से दूर कितना है, ये 3 पॉइंट है। ये असल में बेसिकली बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये होता है। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, एस्पायरेंट्स क्या समझते हैं, एस्पायरेंट्स ये समझते हैं कि पी लिखा हुआ है, पी 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक्स 2 है, तो एक्स एक्सिस से इसका फासला भी 2 होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ये उलट होता है, ठीक है। आप देखिए ना, ये आपके पास ये पॉइंट है एक्स, ये 1 और ये 2 आ गया, इस तरीके से वाई पे ऊपर आ गया 1 2 और ऊपर आपके पास आ गया 3। आपने पॉइंट लगाना है 2 और 3, ठीक है। तो एक्स के ऊपर आपके पास 2 आ गया, ये पॉइंट आ गया 2, और वाई के ऊपर आ गया आपके पास आ गया 3। इन दोनों पॉइंट्स को कैसे आप बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर आपस में ये इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट होता है, ये आपके पास पॉइंट 2 और 3 है, पी, ठीक है। अब ये पी जो है ना, ये एक्स से ज़्यादा दूर है और वाई से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। वाई के ऊपर चाहे पॉइंट आपके पास ज़्यादा थे, लेकिन वाई से इसका फासला हमने देखना है। तो वाई से इसका फासला कितना है जी, देखें 2 पॉइंट है, और एक्स से इसका फासला कितना है जी, एक्स से ये यहाँ से 1 पॉइंट 2 और 3, तो एक्स से इसका फासला कितना है, 3 पॉइंट है। तो ये अगर फासले की बात करें तो वो वाई वाला फासला आपका एक्स से होता है। इस तरीके से आपने जो ड्रा करके इसका आपने क्या करना है जी, इसका आपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना। उसके बाद आपके पास है जी
व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एंगल कॉल्ड। तो इसका ये पेरेंथेसिस नहीं है, ये एंगल ब्रैकेट है, इसको हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी, एंगल ब्रैकेट ज़ाहिर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 एंड कॉस 90 डिग्री। साइन और कॉस का एक बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास टेबल होता है, वो आपने लाजमी याद करना होता है, उसके बगैर ये समझ लेंगे ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योमेट्री के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके पास टेबल होता है, वो अपने टेबल में आपको करवा देता हूँ। टेबल में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली आपके पास तीन एंगल्स होते हैं। आपके पास साइन है, ठीक है जी, आपके पास एक एंगल आपके पास साइन होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं मार्कर जो है इसको ब्रीक कर लूँ ताकि आपका जो है ना जी ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है जी, आपके पास तीन बेसिकली साइन होते हैं, एक आपके पास साइन है, साइन, एक आपके पास कॉस होता है और एक आपके पास होता है टेन, ठीक है जी। अब ये साइन है ना, इसको आपने याद करना है, इसका टेबल साइन जीरो से आपने शुरू करना है, साइन जीरो जीरो, उसके बाद आपका 30, फिर आपके पास आता है 60, फिर 30 के बाद 45, ठीक है जी, फिर आपके पास आता है 60, 60 के बाद आपके पास आता है 90, 60 के बाद आता है 90, 90 के बाद 180, ऐसे होता है, ऐसे यहाँ तक। अगर आप 180 तक याद कर लें तो वेल एंड गुड, अगर आप 90 तक भी याद कर लें फिर भी आपका काम चल जाएगा। साइन जीरो जीरो होता है जी, ठीक है जी, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 आपके पास जो ना ये आपके पास 1 होता है, ठीक है जी, साइन 90 1, आगे फिर जो जीरो आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब 90 तक सिर्फ अभी याद कर लें, ठीक है। अब ये अगर सिर्फ एक लाइन याद कर लेना, साइन जीरो जीरो है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है। और ये जो आपके पास है ना जी कास, कास में आपने इसको उलट कर देना है, ये एंड से शुरू कर देना है, ये वन इधर लेके वन, अगर √3 इधर आ गया, 1/45 ये √2 वही आ गया, और आगे आपके पास 1/2 आगे चला गया और जीरो आगे चला गया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, ये जो साइन वाला है उसको उलट के आपने काज के सामने लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये टेबल अगर याद कर लेंगे आपके पास ये आसान हो जाएगा बिल्कुल। देखें आपके पास क्या है जी, इसको मैं ज़रा 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 साफ करके लिख देता हूँ ताकि आपको जो इसमें जो ना ये इसको याद करना आसान रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टेबल होता है, इस टेबल के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये टेबल आपने लाजमी याद कर लेना है, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है जी, पहले आपके पास साइन है, साइन, फिर आपके पास काज है, फिर आपके पास टेन है, ठीक है। ये हम टेन थीटा ऐसे कर लें, साइन थीटा काज थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब इसमें ऊपर आपने क्या क्या जीरो, उसके बाद अगर 30, फिर होता है, फिर आपके पास होता है 45, 45, फिर आपके पास आ गया जी 60, फिर आपके पास आ गया 90। अगर आप पूछे हुआ आपके पास साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 आपके पास होता है 1 होता है। अब काज को उलट शुरू कर दें, सबसे एंड पे 1 है, यहाँ पे स्टार्ट पे 1 आ जाएगा, एंड √3/2 है, यहाँ पे आ रहा है √3/2 आ जाएगा, 1/√2 ये आपके पास दरमियान में आ रहा है, ये आपके पास उधर ही आ जाएगा, फिर ये आगे चलेगा 1/2 चलेगा, जीरो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको याद करना आसान हो गया कि साइन जीरो जीरो है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 जीरो है। इस तरीके से काज आपके पास क्या जी, आपके पास जो काज है, काज 0 1 है, काज 90 जीरो है। अब देखिए ना, साइन 0 0 है और साइन 90 1 है, इस तरीके से काज 90 जो है ना वो 0 है और काज 0 1 है, ठीक है। काज 0 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरीके जो आपके पास टैन होता है ना जी, टैन आपके पास होता है, टैन का फार्मूला होता है टैन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा ओवर काज थीटा। साइन थीटा ओवर काज थीटा मीन के साइन को काज पे तकसीम करते हैं तो टैन बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास जीरो, आप देखें ना, टैन थीटा 0 ओवर 1 आपके पास जीरो आ जाएगा, 1/√2 ओवर 1/3/2। इसमें आपके पास इसको जरा करके देख लें, थ्री को 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, ये जो आपके पास सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है, और दरमियान वाले इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया जी 2 बटा आपके पास आ गया 2/√3, ठीक है, 2 2 के साथ काट गया, 1/√3 आपके पास बच गया। तो ये आपके पास आ गया जी 1/√3 आपके पास बच गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आ जाता है, ये देखें 1/2 ओवर 1/2, दो आप आपस में काट के आपके पास बन जाएगा 1 बन जाएगा। इस तरीके से √3/2 ओवर 1/2 इसको तकसीम करेंगे आपके पास बन जाएगा √3। 1/0 आपके पास कहता है इन्फिनिटी होता है, किसी भी चीज़ के जब नीचे जीरो हो जाता है वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाती है। इस तरीके से आपने टैन की वैल्यूज़ भी आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब टैन की वैल्यूज में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1/3 पहले आपके पास नीचे आता है, वो उस बाद में ऊपर आ जाता है और दरमियान में आपके पास 1 है। तो ये वैल्यूज अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के हो जाया करेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये टेबल लाजमी याद कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आया करेंगे आपके हो जाया करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा होता है जी। जो साइंस वाले बच्चे जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनको तो ये आसान है, जिनकी मैथ की बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा टेबल, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लें, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया जी। अब उसने पूछा हमसे क्या हुआ है, साइन 90 मल्टीप्लाई बाई कास 90। साइन 90 आपको पता 1 होता है, हमने अभी पढ़ा साइन 90 डिग्री 1 होता है, और कास 90 डिग्री हमारे पास 0 होता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आएगा 0। अगला आपके पास क्वेश्चन था जी, इफ ए बी सी डी स्क्वेयर विद गिवन पॉइंट्स, ए ये है, बी ये है, सी ये है, और इसमें कहता है जी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालें। ये भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब वो कहता है जी आपके पास ये एक स्क्वेयर है, ये आपके पास स्क्वेयर ऐसे हमने बना लेते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास स्क्वेयर बन गया, ठीक है। ये हमारे पास जो स्क्वेयर बन गया जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर है। अगर इसके चारों साइडें बराबर है, इसके डायगोनल भी बराबर होंगे, ये कोने जो है ये भी आपस में ये क्या होते हैं फिर बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये इसकी साइडें बराबर हैं तो इसके कोने भी आपस में फिर बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल। अब ए अगर आपके पास क्या जी, ए आपके पास ये है जी, 2 और 3 है, बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये आ गया, डी आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है जी, डी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स हम फर्ज कर लेते हैं ए और बी, या एक्स और वाई कर लेते हैं, चलें एक्स और वाई हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमें नहीं पता। बाकी के कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है जी -1 और 2 है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, डी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो आपके पास डायगोनल है ना, ए डी और बी सी आपस में बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है। इसका मतलब है ए डी और अब हमारे पास बी सी आपस में बराबर है। अब ए डी कैसे हम निकालते हैं, अब जब हम 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला निकालना होता है ना, 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है बी और सी है फॉर एग्जांपल, बी आपके पास -2 और 2 है, -2 और 2 है, और आपके पास जो सी है वो आपके पास है यहाँ पे दिया हुआ है उसने -1 और 2, -1 और -2, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या होता है, आपने जो दूसरे वाला पॉइंट है उसमें से पहले वाला माइनस कर दे तो आपके पास इनके दरमियान फासला निकल आता है। आप देखें इसको, मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको समझा देता हूँ। आपके पास ये फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। इसमें आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है, ठीक है। अब इसका फासला फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ना, जो आपके पास ओरिजिन से इसका फासला है 3 सेंटीमीटर लगा लें, या 3 पॉइंट जो भी है। और ये जो आपका दूसरा पॉइंट है, ये जो दूसरा पॉइंट है, इसका फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका फासला है जी, यहाँ पे आप इसका 5 है फॉर एग्जांपल, 5 है। इसका फासला कितना है जी 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 है। हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, इन दोनों के दरमियान फासला कितना है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 में से 3 माइनस कर देंगे ना, तो आपके पास ये दरमियान वाला फासला आ जाएगा। टोटल ये 5 है, उसमें से ये पहले वाला माइनस अगर कर देंगे तो दरमियान वाला आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है। मीन्स के जो आपके पास दूसरा पॉइंट जो दूर वाला होता है उसमें से पहले वाला पॉइंट माइनस कर दें तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान का फासला हमें नजर आ जाता है, ठीक है। अब इस ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें हमने निकालना है ए डी और बी सी हमने निकालना है, क्योंकि ये हमने आपस में बराबर, हमें पता है कि ये जो आपके पास स्क्वायर है उसके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। अब ए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से बी सी जब निकालेंगे तो हम सी में से बी के कोऑर्डिनेट्स हम आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ए डी निकालने के लिए डी में से ए निकाल दें। डी का आपके पास इसको माइनस करने का क्या तरीका होता है, एक्स में से एक्स माइनस कर दें, वाई में से वाई माइनस कर दें। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 2 और 3, 2 और 3। तो हम ए डी जब हम निकालेंगे, जब हम ए डी निकालेंगे तो ए डी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डी मेरे पास आ जाएगा डी माइनस ए, डी में से ए को निकाल दें। डी का एक्स आपके पास एक्स है और ए का एक्स आपके पास कितना है जी 2 है, ए का एक्स आपके पास 2 है, तो ये बन एक्स -2। और उसके बाद आपके पास आ गया वाई वाले, वाई से वाई माइनस कर दें। ए का डी का वाई अपने वाई रखा हुआ है और ए का आपके पास वाई कितना है, ए का आपके पास है जी 3, तो ये आपके पास आ गया वाई -3। तो आपके पास ए डी जो है ना इसका ये आपके पास निकल आए, इसके कोऑर्डिनेट्स निकल आए x-2 और y-3, ठीक है। इस तरीके से बी सी के भी निकाल लें, बी सी में से सी के निकालें, सी में से बी निकालें। पहले सी का एक्स आपके पास कितना है जी -1 है और बी का आपके पास है -2 है। तो हम क्या करेंगे, -1 में से हम क्या करेंगे, -2 को माइनस करेंगे, -2 आपके पास +2 बन जाएगा। ये आपके पास आएगा -1 + 2। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके y में से निकालेंगे। b का y आपके पास 2 है और इसका आपके पास y आपके पास c का y आपके पास कितना है जी -2 है, ठीक है। तो हम इसका करेंगे, अब 2 में से -2 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 + 2 बन जाएगा। ये आपके पास आएगा -1 + 2 आपके पास 1 बन गया और 2 + 2 आपके पास 4 बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बी सी।
BC के बन गए 1 और 4, और AD के आपके पास बन गए x-2 और y-3। अब चूंकि ये आपस में बराबर है, इसका मतलब है x-2 यहाँ पे 1 के बराबर होगा और y-3 यहाँ पे आपके पास 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो x-2 को 1 के साथ करेंगे तो x बराबर आएगा 3 आ गया, 2 जगह प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से y-3 जो है ना जी बराबर 4 है, तो तीनों जगह प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिए, x और y की कीमतें निकाल ली। तो यही हमसे पूछ रहा था कि जो d के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम मुझे निकाल के दें। ठीक है, तो d के कोऑर्डिनेट्स हमने x और y रखे थे, तो x और y हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि क्या इस बच्चे को पता है कि कोऑर्डिनेट्स हमने जो जो अनडिफाइंड होते हैं, जो जिनको हमने मालूम करना है, हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो आपके पास कोऑर्डिनेट जब दिए होते हैं दो पॉइंट्स के, तो दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास इन दोनों के दरमियान जो जो फासला आपको नजर आ जाता है वह आप निकाल लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपने क्या करना होता है, इनके आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, ये जो है ना जी डायगोनल का आपने दोनों के निकाल के उसका आपने निकालना था आंसर। तो ये आपके पास आ गया जी, यहाँ कहाँ पे था ये, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, ये थे आपके पास ये वाला था। ठीक है जी, इस तरीके से आपने करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास था जी, इफ 78 स्टूडेंट्स प्रेजेंट 30% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। क्या कहता है जी, एक आपका टोटल क्लास है, उसमें जो 78 बच्चे हैं ना वो 30% को जाहिर कर रहे हैं। रिप्रेजेंट का मतलब जाहिर करना, मीन के ये हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है। कहता है जी एक क्लास का 30% जो है ना वो 78 है, बताएं टोटल क्लास कितनी है। हम करेंगे 30% ऑफ व्हाट इज 78। हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये जो आपके पास है वो कौन सी क्लास है जिसका 30% जो है ना वो 78 बनता है। ये असल में क्वेश्चन आपके पास है कि 30% ऑफ व्हाट इज 78। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, 30% ऑफ व्हाट इज 78। असल में क्वेश्चन ये है। ठीक है, 30 का 30 आएगा, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, का मतलब होता है जरब, व्हाट का मतलब होता है एक्स, इज का मतलब होता है बराबर, 78 का मतलब है क्या 78। ठीक है, इसको हमने मैथ में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास आएगा 30 का एक्स का मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 30x बटा आपके पास आएगा 100 इज इक्वल टू आपके पास 78। अब हम क्या करेंगे, 0 0 के साथ काट गया। ठीक है, आपके ऊपर बन गया 3x, उधर आपके पास बन गया 10 तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 780 बन गया। ठीक है, अब x बराबर आ जाएगा 780 बटा 3, तीनों जगह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 एक बार, 3 3 दो बार, 6 3 6 बार, 18 0 को 0, तो 260 आ गया। तो ये टोटल बचे तो 260 थे इसमें। ठीक है जी, जिसका 30% 78 है, उसका 100% आपके पास क्या बनता है 260 बनता है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसका आंसर निकाल लेना था। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी सम, इसका निकालना था 0.3 0.03 0.003 0.003। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास था, 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.003। अब इस क्वेश्चन असल में था क्या, असल में था ये कि क्या इस बच्चे को पता है जब हमने डेसिमल की प्लस करनी होती है तो हमने डेसिमल को बिल्कुल एक दूसरे के नीचे रखना होता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को हमने क्या करना था, 0.3 ठीक है जी प्लस 0.03 था, तो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 03 ऐसे चला जाना था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना था, पॉइंट के बाद 2 0, तो 2 0 ऐसे हम करके 3 हमारा बाहर निकल जाना था। इसी तरीके से ये जो अब अगला था ना, इसके पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिखना था, 3 0 लगा के 3 आपके पास बाहर चला जाना था। इस तरीके से आपने इसको जमा करना था। अब इस 3 के नीचे ऊपर के 3 का 3 आ गया, ये 3 का 3 आ गया, ये 3 का 3 आ गया, ये 3 का 3 आ गया, इशारे के नीचे इशारिया का 0, 0.333, ये आपके पास आंसर बन जाना था। ठीक है जी, अगर हम इसको जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट ना लिखते तो हमारा जो क्वेश्चन था ऐसे हम अगर हम करते थे तो हमारा गलत हो जाना। जैसे हम ऐसे करें 0.3 0.03 0.003 0.003, मीन के एंड पे हम जैसे हम आमतौर पे प्लस करते हैं, हम सीधा इसको कर देते, एंड वाला हम बराबर बराबर रखते, 3 3 6 6 3 9 9 3 आपके पास आ गया था, ये 12 बन जाना था। ठीक है, तो 2 आगे हम एक करके तो ऐसे कर देना, तो ये गलत हो जाना था। मीन के इशारिये के नीचे हमने इशारिया लगाना होता है, बाकी ऊपर नीचे जैसे मर्जी होते जाए होते फिरे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास होता है ना, जैसे हम करते हैं जी 14 जमा 6 हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं 14 जमा 6 ऐसे करते हैं कि हम एंड वाले बराबर क्यों रखते हैं, 14 जमा 6 करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं 14 और 6 को हम 4 के नीचे लिखते हैं, हम 6 को 1 के नीचे क्यों नहीं लिखते, इसका क्या क्यों होता है भला, देखिए ना। अगर 14 जमा 6 हम इसको करें
14 और 6 इधर इधर लिख दें तो 4 और 6 और 7 74 बन जाता है। हालांकि ये गलत है। हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, 14 और 6 को ऐसे बराबर, 4 और 6 आपके पास 10 और 14 और 6 20 ऐसे बन जाता है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि आपके पास 14 जमा 6 है ना, तो 14 का इशारिया एंड पे है, 6 का इशारिया भी एंड पे है, तो हमने इशारे के नीचे इशारिया लगाना होता है, इशारे के नीचे इशारे लगा के ऐसे 6। ठीक है, तो हमने इशारिया बराबर करना होता है, इस वजह से जो डेसिमल इसको बराबर करेंगे तो आपकी जो ना प्लस माइनस ठीक होती है। उसके बाद आपके पास आ जी एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। अब एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या फर्क होता है, ये दो आपके पास इनवर्स पूछे जाते हैं। एडिटिव इनवर्स और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी भी पूछी जाती है, वो क्या जी, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स कहते हैं उलट को, इनवर्स क्या कहते हैं जी, उलट को, उलट उलट। तो 5 का उलट क्या जी, -5 है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव एडिटिव होता है प्लस माइनस में, प्लस माइनस को एडिटिव इनवर्स कहते हैं, एडिटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है ना, तो 4 का उलट क्या जी, -4 है। -4 है ना, तो -4 का उलट क्या जी, 4 है। -2 है ना, -2 का उलट क्या जी, 2 है। 6 का उलट क्या जी, -6 है। यह होता है प्लस माइनस की फॉर्म में, प्लस माइनस की फॉर्म में इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 है। इसको दो तरह से उल्टा जा सकता है, 4 का उलट -4 भी है और 4 का उलट 1/4 भी है। तो जो 1/4 है ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिसमें ज़रब और तकसीम उसमें इन्वॉल्व हो रही है, और ये आपके पास एडिटिव इनवर्स है, ये प्लस माइनस इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, इसका ये भी होता है कि 4 का एडिटिव इनवर्स वो होता है जो इसमें जमा करे तो आंसर 0 आ जाए। 4 में -4 जमा करके देख लें, 4 -4 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है वो। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, कि एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जो किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसमें कोई फर्क ना पड़े। हम कहते हैं 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो हम 4 में 0 ऐड करें, 4 का 4 ही रहता है। 12 में 0 ऐड कर लें, 12 का 12 ही रहता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर में ऐड कर लें तो उसका आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होता है। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वो 1 का वो उतना ही रहता है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 का 12 ही रहेगा। 14 को कर ले, 18 को कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। तो अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल 4 है ना, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/4, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। मीन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है, 1 आ जाता है। इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स जो होता है जी, एडिटिव इनवर्स को किसी भी अपने नंबर में ऐड करते हैं तो उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाता है। इस तरीके से आपने एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का आपने कॉन्सेप्ट याद करना है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन ये है जी, ये है जी, क्या कहता है जी, इन ए 5 क्लासरूम अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है जी, नंबर जो आपके पास है ना, रोज होती हैं जी हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम होती है आपके पास वर्टिकल लाइन ऊपर नीचे। ठीक है, कहता है जी नंबर्स ऑफ रोज इज के, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कॉलम्स। अब उसने खुद ही जब बोला हुआ है कि आपके पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, ठीक है, तो फिर रोज अब के हैं तो कॉलम भी के ही होंगे। ठीक है, तो के वो एक जितनी है। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1, 1 ओवर एक्स प्लस 2, 1 ओवर एक्स प्लस 3। ठीक है जी, इसका आप आंसर निकालें। ये आपका सिंपल बिल्कुल जो है ना, ये एलसीएम का क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसमें क्या जी, वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि ऐसे बच्चों को एलसीएम आता है कि नहीं। ठीक है, 1 प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स, फिर आएगा आपके पास 1 प्लस 1 ओवर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक ही है। ठीक है, देख लें ज़रा 1 मिनट, और एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 तक है। ठीक है जी, और उसके बाद है जी इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3, ये आपके पास है। इसका एलसीएम आपने निकालना है। इसका एलसीएम आ गया एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 ऊपर आ गया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, एक्स प्लस 1 ऊपर नीचे, ऊपर वाला 1 साथ इसके आ जाएगा। फिर इसको आप एलसीएम करेंगे, एक्स प्लस 2 आ गया। ठीक है, ऊपर एक्स प्लस 2 प्लस 1 आपके पास आ गया, एक 1 ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। इस तरीके से इसका करेंगे, एक्स प्लस 3 आ जाएगा, एक्स प्लस 3 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर बन गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स
आगे बन गया x प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन, आगे बन गया x प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस टू, फिर आगे बन गया x प्लस फोर ओवर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वन से कट जाएगा, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस थ्री से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास आ जाके सारे जब आपस में कट जाएंगे तो पहले वाला और आखिरी वाला सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि ये आपके पास बाकी सारे कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो एक्स ओवर एक्स प्लस फोर आपके पास बच जाएगा, बाकी सारे के सारे आपके कट जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन गया एक्स प्लस फोर ओवर एक्स आपके पास बच गया, बाकी सारे के सारे आपके पास कट गए। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, ए cos थीटा बराबर प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू पी एंड ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा इक्वल टू क्यू, पी स्क्र प्लस क्यू की स्क्र की आपकी मतलब निकालें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक फार्मूला आपने याद करना है। वो आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है जी साइन स्क्र थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू वन, ये आपने सिर्फ याद करना है। साइन स्क्र थीटा प्लस cos स्क्र थीटा इक्वल टू वन होता है, ये आपने लाजमी याद करना है। सिर्फ एक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला सिर्फ आपने याद करना है। साइन स्क्र थीटा प्लस cos स्क्र थीटा दोनों को जमा करें, आंसर आपके पास वन आता है। ये सिंपल सा आपने ये एक फार्मूला आपने याद करना है, बाकी सारे सारा क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, अब ये क्या जी, मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान है। कहाँ पे गया जी क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास है ये यहाँ पे आ गया, ये है जी। इसमें हमने क्या करना है, कहते हैं जी ये आपके पास p के बराबर है और ये आपके पास q के बराबर है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की कीमत आपने निकालनी है। इसका मतलब है हमें इनका मुरब्बा लेना पड़ेगा, इसका भी मुरब्बा लेना, इसका मुरब्बा स्क्वायर ले लेना, ताकि हमें p स्क्वायर q स्क्वायर मिल जाए। अब अगर जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ठीक है, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, मैं थोड़ा सा ये जगह खाली देख लूँ। ठीक है, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए cos थीटा प्लस बी साइन, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास है जी। पी आपके पास क्या जी, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। इस अब पी स्क्वायर ले लें, पी स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूले कैसे है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आपके पास फार्मूला होता है। इसको ये करेंगे, पहला ए स्क्वायर आ गया, ए cos थीटा आ गया, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस दूसरा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस दो आपके पास फार्मूले का आ गया, पहली रकम जरा दूसरी रकम, टू ए बी साइन थीटा cos थीटा, ये आपके पास बन जाएगा पी स्क्वायर। इसी तरीके से हम क्यू वाली रकम लेके क्यू स्क्वायर निकालेंगे, उसका स्क्वायर खोलेंगे, जब उसका स्क्वायर खोलेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि उसमें माइनस है, उसमें आपके पास माइनस है क्यू वाले में, और पी वाले में आपके पास प्लस था। ठीक है, ये देखें, क्यू वाले में आपके पास माइनस है और क्यू वाले में पी वाले में आपके पास प्लस था। तो आपका फार्मूले वाला जो दो है ना, इसमें माइनस दो आएगा, इसमें प्लस दो आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे जब हम दोनों को जमा करेंगे। अब हम दोनों को अगर हम जमा कर लें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जमा करेंगे, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, माइनस दो वाले, बाकी आपके पास बच जाएगा ये आपके पास बन जाएगा जी ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा, ये आपके पास वन के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन के सिंपल आपने ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला जो फार्मूला है ना, जो वन के बराबर होता है, वो अपने माइंड में रखना है, तो उसी को आपने एंड में पुट करना था, आपका आंसर आ जाना था। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर टू 400 मीटर। 2 किलोमीटर रेशियो 400 मीटर। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास जो रेशियो होती है वो आपने हमेशा एक जैसे यूनिट में सेम यूनिट में निकालनी होती है। तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ भी उधर मीटर है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर को भी पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 किलोमीटर रेशियो 400 मीटर, ये हमने निकालना था। अब किलो का मतलब होता है 1000, 2 किलोमीटर का मतलब है 2000 मीटर, किलो मैंने आपको पहले बताया वह 1000 होता है, तो 2 किलोमीटर का मतलब है 2000 मीटर, 2000 मीटर हो गया। रेशियो आपके पास बन गया 400 मीटर। ठीक है, अब इसकी हमने रेशियो निकालनी है, तो रेशियो का मतलब बटा होता है 2000 किलोमीटर बटा आपके पास आएगा 400 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर से कट गया, 2 जीरो 2 जीरो से कट के ऊपर बन गया 20, नीचे आएगा 4 4 एक बार 4 4 5 बार 20, तो आपके पास आंसर आ गया 5/1। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 5:1 आ जाएगा, 5:1 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास बन गया जी 5:1। ठीक है जी,
अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, अगला क्वेश्चन था आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द टावर फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में थोड़ा सा बच्चों को वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अब डिप्रेशन क्या होता है, जब किसी बंदे को डिप्रेशन होता है ना जी, डिप्रेशन, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को डिग्रेड कंसीडर करता है। जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो अपने आप को वो बड़ा खुश नहीं होता, बल्कि उसकी तबीयत डाउन हो जाती है। तो डिप्रेशन का मतलब होता है डाउनफॉल, नीचे की तरफ देखना। ये आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास टावर है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास टावर है, ठीक है, ये आपके पास टावर है, टावर का ये आपके पास साया इधर है, ऐसे आता है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है इस तरीके से, ये आपके पास ये ट्रिगोनोमेट्री सारी ये इसी पे बनती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ। सिर्फ ये आपने एक बात क्लियर कर लेनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों में फर्क आपने समझ लेना है। एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है और डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। डिप्रेशन नीचे की तरफ होता है, एलिवेशन ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। अब उसमें वो क्या कहता है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 45, ये आपके पास आ गया 45 डिग्री, ठीक है। ये टावर है, उसकी बेस से कितना पॉइंट दूर है, 20 मीटर दूर है, ये आपके पास 20 मीटर दूर पॉइंट है, ठीक है। कहता है उसकी बेस से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो इसके बेस से लेकर इसका फासला 20 मीटर है, फासला आपके पास 20 मीटर है, ठीक है जी। और उसके बाद इसका एंगल आपके पास 45 मीटर डिग्री है। कहता है उसकी हाइट निकालो, या उसकी हाइट निकालो, जो ना टावर की हाइट निकालो। अब ये फार्मूले हमने जो ना मैट्रिक में पढ़े थे उर्दू मीडियम वालों ने, औ कऊ आक से ऐसे, औ कऊ आक, एन से अमूद, और वाव से आपके पास आ गया वतर, अमूद बटा वतर, कऊ काफ से आपके पास कायदा, और वाव से आपके पास आ गया वतर, कायदा बटा वतर, एन से आपके पास आ गया अमूद, कायदा से काफ से आ गया कायदा, अमूद बटा कायदा, ठीक है। अब किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। कऊ आपके पास काज के बराबर होता है, काफ से कऊ और काफ से काज आ गया, ठीक है जी। और एन से आपका आपके पास आ गया टैन होता है, टैन, ठीक है। अब हमने क्या निकालना होता है, अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर, अमूद बटा कायदा। अब हमने देखना होता है कि हमारे पास जो फिगर बन रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें देखें, ये ऊपर ये हमारे पास अमूद होता है, ये अब नीचे वाला आपके पास कायदा होता है, और ये आपके पास वतर होता है जो तिरछा होता है, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज उसको बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं, इसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इस तरीके से इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास है, हमारे पास जो इस वक्त फिगर है उसमें हमारे पास सिर्फ क्या मौजूद है, 20 मीटर हमारे पास बेस मौजूद है, ठीक है। और हमने इसकी हाइट निकालनी है, अमूद हमने निकालना है। मीन क्या सिर्फ ये दो बात, इन दोनों की बातों की जो चीज़ों की बात हो रही है। और एक हमारे पास एंगल मौजूद है 45 डिग्री। अब इस एंगल का हम 45 डिग्री का हम क्या निकालेंगे, साइन अगर हम निकालें, साइन 45 डिग्री निकालें, हम निकालेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हम निकालें, तो हमारे पास कितना है जी, अमूद बटा वतर, साइन का मतलब अमूद बटा वतर होता है ना, ठीक है जी। तो साइन 45 के इसके सामने वाला अमूद होता है, ठीक है। तो ये हमने अमूद निकालना एक्स, और आपके पास है जी, सॉरी साइन निकालेंगे, टैन निकालेंगे, क्योंकि इसमें वतर तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास ये कायदा मौजूद है, अमूद हमने निकालना है और कायदा हमारे पास मौजूद है, तो हम टैन निकालेंगे। टैन 45 डिग्री आपके पास आ गया जी, अमूद बटा कायदा, ठीक है। अक निकालेंगे, टैन वाला अक जिसको हम बोलते हैं अक में, ठीक है। अमूद हमने निकालना, एक्स निकाला, और कायदा मेरे पास 20 है, ठीक है। और टैन 45 डिग्री की हमने वो, अगर हमने वो टेबल आपने याद किया हो, साइन हमारे पास 0 आ गया, 1/2, 1/√2, 3/2 एंड 1/2, ठीक है जी। और आपके पास आ गया जी 1 आ गया, ये हमने अभी याद किया था टैन में, टैन जो हमने जो टेबल हमने याद किया था पहले वाले क्वेश्चन में, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। आपके पास टेबल क्या था, टेबल आपके पास था जी साइन, हमने शुरू किया था ऐसे, यहाँ से मेरे खाली जगह अगर मिल जाए तो ठीक है। तो ये चले ऐसे लिख लेते हैं, साइन, साइन का हमने निकाला था साइन 0 0, ठीक है जी। फिर ये 1/2, फिर हमने इसको किया था जी 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 किया था, फिर इसको हमने उलट किया था 1 √3/2, √2, 1/2, 1/2 और 0। और टैन हमने क्या किया था, 0/1 0 आ गया, 1/2 का √3 से मल्टीप्लाई करें, 1/√3 आ गया, इसको 1/2 को 1 तकसीम किया था, आपके पास आ गया 1। तो ये आपके पास 45 था, 0 30 45 60 और 90, ये हमारे पास था, ठीक है। तो टैन 45 आपके पास 1 आया था, टैन 45 आपके पास 1 आया था। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे उसमें,
जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो टेन 45 डिग्री आपके पास है अमूद बटा कायदा। अमूद आपके पास एक्स हमने निकालना है, कायदा हमारे पास 20 है, तो टेन 45 की कीमत 1 आती है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 20। इसका मतलब है ये जो हमारे पास टावर है, टावर की लंबाई कितनी है जी, 20 है, 20 है, 20 यूनिट इसकी लंबाई है। ठीक है, इस तरीके से आपने, अगर आपको टेन 45 का पता हो तो आप फौरी इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, जो 20 मीटर इसकी आपके पास हाइट आ गई टावर की। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, इफ y is directly proportional to x square and when x is equal to 2 y is equal to 20। कहता है जी जो आपके पास है ना जी y है, y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y जो है x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स के जो आपके पास y है उसका x के साथ क्या ताल्लुक है, x स्क्वायर का ताल्लुक है। ये हमने जब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करना होता है ना जी, तो हम इसको k लगाते हैं कोई, हमने y बराबर आ गया k x स्क्वायर। ठीक है, जो साइंस वाले जिनका बैकग्राउंड उनको तो पता होगा कि हम कैसे निकाल लगाते हैं। जिनका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का वो यूँ समझ लें, कहता है जी जो निस्बत है ना y और x में, y निस्बत x स्क्वायर है। अगर y आपके पास होगा ना जी 20, y अगर आपके पास 20 है ना, तो x आपके पास क्या होगा, x अगर 2 है ना जी, अगर x आपके पास 2 है तो y आपके पास आ गया 20। मीन के अगर x आपके पास 2 है तो 2 का मरबा क्या आ गया, 4 बन गया। ठीक है, जब आपके पास x आपके पास 2 बनता है तो y की कीमत आपके पास आती है 20। ठीक है, वो आपस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। अब इसको ये जो आपके पास रेशो बन रही है इसको हम सिंप्लीफाई करें, 4 एक बार 4 4 5 बार 20, तो 5:1। इसका मतलब है x और y के दरमियान रेशो 1 और 5 की चल रही है। मीन के y जो है x से 5 गुना बड़ा है, जब आपके पास y है वो x से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, अब वो कहता है अगर x आपके पास 3 हो तो बताएं y कितना होगा। अगर आपके पास x 3 हो, अगर x आपके पास 3 है तो x स्क्वायर कितना बन गया, 9 बन गया, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45 आ गया, तो y आपके पास 45 आ जाएगा। अगर इस तरीके से समझ नहीं तो आप इसको प्रोपोर्शनल वाले तरीके से कर लें, वो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y बराबर आ गया के एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके बराबर जब लगाएं तो हमने कोई कांस्टेंट k लगाना होता है। अब k आपके पास बन गया y ओवर एक्स स्क्वायर, y ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब k बराबर आ गया आपके पास y ओवर एक्स स्क्वायर, k बराबर आ गया y, अब जब 20 है तो x आपके पास कितना आता है जी, 2 होता है। ठीक है जी, तो 2 का मरबा आपके पास 4 बन गया, 4 एक बार 4 4 5 बार 20, तो k बराबर आपके पास आ गया 5। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर दें, 5 पुट कर दें तो y बराबर 5x स्क्वायर आपकी इक्वेशन बन जाती है। आपकी जो इक्वेशन है y इजिकल टू 5x स्क्वायर बन रही है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है y बराबर 5x स्क्वायर आपकी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब वो कहता है जी बताएं जब x आपके पास 3 होगा तो y की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो y बराबर आ गया 5 इंटू एक्स की कीमत आ गया 3, आ गया 3 का मुरब्बा आ जाएगा, x स्क्वायर है ना, 3 3 बार 9 9 5 बार 45, तो x की कीमत आ जाएगी 45। इस तरीके से आप y प्रोपोर्शनल के साथ भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स को कहते हैं। तो ये हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से कल हम जो है ना ये पार्ट 2 कर लेंगे, इसके सारे आप ये बाकी क्वेश्चन आप याद करेंगे, बाकी सब्जेक्ट तो अपने पास पेपर देखने ही होते हैं, और मैथ जो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल समझा दूंगा। इस तरीके से फिर पार्ट 3 कर लेंगे, इसके साथ ही फिर हम 2024 के क्वेश्चन शुरू कर लेंगे, फिर 23 के, फिर 22 कैसे हम ईयर बाय ईयर चलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।